चलिए दोस्तों नमस्कार, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर हम देखेंगे छोटे-छोटे परिपथ को समझते कैसे हैं। थोड़ा-सा पहले परिपथ के बारे में पढ़ने से पहले हमें आप कुछ-कुछ चीज़ें बतानी है। देखो बेटा, ए के परिपथ ये ग्राफ देखा है आपने? आप बोलोगे हाँ देखा है। बेटा ये ग्राफ की कौन-सी एक्सिस है? एक्स अच्छा और ये कौन-सी बेटा? -x अच्छा ये भी पता है आपको। बेटा ये क्या है? y ये भी पता है आपको और ये क्या है? -y ये भी पता है क्या बेटा आपको? बिल्कुल पता है। बेटा आपको ये भी पता है कि ये क्या होता है? x ये y ये सब कुछ आपको पता है ना? बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओहो! बेटा ये जो होता है ना, ये कहलाता है पहला चतुर्थांश। क्या कहलाता है? पहला चतुर्थांश। क्योंकि आगे जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा ना बेटा उसके लिए ये जानकारी आपको ज़रूरी है, ठीक है? बेटा ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? दूसरा चतुर्थांश, है ना? और ये क्या कहलाएगा? तीसरा चतुर्थांश और ये क्या कहलाएगा बेटा? चौथा, ठीक है? अब आगे जब भी मैं एक शब्द बोलूँगा बेटा प्रवणता, क्या बोलूँगा? प्रवणता। उसका मतलब क्या होगा? बेटा आपको पता है कोई भी प्रतिरोध को कैसे निरूपित करते हैं? Z बराबर x प्लस माइनस y इससे करते हैं कि नहीं? है ना? इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये x है ना, वो क्या है? x एक्सिस वाला है और y क्या है मेरा? ये क्या है बेटा? ये y एक्सिस का मान है, ठीक है? और ये जो प्लस और माइनस है ना बेटा, ये प्रवणता है। अब देखना बेटा, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, है ना? तो बेटा यहाँ से जो स्लोप लोगे ना इस पर, तो ये ऊपर की तरफ से मान लो एक y मान आया, नीचे की तरफ से x मान आया। तो बेटा ये जो एंगल होगा ना, एंगल इसको कहते हैं बेटा tan थीटा और इसका मान होता है बेटा y बटे x। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जब भी tan लिया मैंने, तो x का मान पॉजिटिव है? आप बोलोगे हाँ सर। y का मान भी पॉजिटिव है? आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे बताओ इसमें पहले क्वाड्रेंट्स में क्या हुआ? पॉजिटिव मान आया कि नहीं? आप बोलोगे आया, ठीक है? बेटा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है? tan थीटा बराबर वापस से लिखो y बटे में x। बेटा यहाँ पर y कितना है? आप बोलोगे प्लस। यहाँ x कितना है? आप बोलोगे माइनस। बेटा प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव, है ना? बेटा इसको बोलते हो प्रवणता, यानी कि प्रवणता या फिर स्लोप, है ना? स्लोप। चलिए और कहीं-कहीं बेटा इसको ढलान भी बोला जाता है, तो इन शब्दों को ध्यान में रखना, ठीक है? अब देखते हैं बेटा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा बेटा, यहाँ पर देखो ये मूल बिंदु से है ना, यही चीज़ मैं यहाँ करूँगा तो बेटा फिर से मैं लिखूँगा tan थीटा बराबर y बटे में x। बेटा यहाँ का y देखो क्या है? माइनस में, ये लो y और x देखो बेटा ये भी माइनस में। तो कोई भी चीज़ माइनस माइनस से डिवाइड होके बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेटा यहाँ का प्रवणता क्या आएगी? प्लस। ठीक है, समझ में आया? आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? y बटे में x। बेटा यहाँ का y देखो क्या है? माइनस है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। यहाँ का प्लस प्लस है कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा प्लस और माइनस क्या आएगा यहाँ पर? नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि आपके चतुर्थांश पहले और तीसरे के अंदर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है? और बेटा यहाँ पर क्या आता है? नेगेटिव और नेगेटिव आता है, ठीक? अब बेटा ध्यान रखना, जहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा ना ढलान, वो हमेशा कैसे डिवाइस होंगे बेटा? वो हमेशा पैसिव डिवाइस होंगे। अब क्या होंगे वो मैं बताऊँगा, पर अभी सिर्फ ये ध्यान रखो, है ना? और जहाँ पर भी मेरे नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि ढलान, मेरी ढलान या स्लोप जहाँ नेगेटिव आएगी ना बेटा, वो हमेशा क्या होगा? मेरा एक्टिव डिवाइस होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। और बेटा ये भी आपको समझ में आया कि किसी भी चीज़ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? इसका ये क्या कहलाएगा बेटा? ये मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु, ये भी आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखना बेटा, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है? अब देखना बेटा, एक चीज़ और समझो, ताकि चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो बेटा, ये पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये क्या है बेटा? चौथा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बेटा। और ये बीच में क्या है? 0 यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब सुनो बेटा, या मूल बिंदु लिख देते हैं पूरा। बेटा पहले के अंदर ढलान क्या थी आपकी? आप बोलोगे पॉजिटिव। दूसरे के अंदर क्या थी? नेगेटिव। तीसरे के अंदर क्या थी? पॉजिटिव। और चौथे में क्या थी बेटा? नेगेटिव। ये सारी चीज़ें काम आएगी इसलिए बताई जा रही है, ठीक है बेटा? अब देखना आराम से। ये है प्लस x और बेटा यहाँ पर क्या है? माइनस x। ये क्या है बेटा? प्लस y और यहाँ क्या है बेटा? माइनस y। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको? है ना? हाँ। अब देखो बेटा, आपने एक मिरर इमेज पढ़ी थी। मिरर इमेज समझते हो? दर्पण प्रतिबिंब। बेटा यहाँ पर आप एक दर्पण रखोगे, तो बेटा आप ये नहीं कहोगे कि पहला और दूसरा एक दूसरे का दर्पण है ना? है ना? और जब भी पहला और दूसरा एक दूसरे का दर्पण बनेगा ना, तो वो एक्टिव होगा। रुको बेटा, अभी कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा और चौथा ये दर्पण है, ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा देखो, अगर ये प्रतिबिंब एक है और ये दूसरा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले के अंदर जो लाइन है, ओहो! फर्स्ट रुको, हाँ, ये लो बेटा। इसका मतलब ओहो! इसका मतलब ये पहले के अंदर जो मेरी लाइन है ना बेटा, वो दूसरे की क्या है? सेम टू सेम है क्या? बेटा ये भी एक प्रतिबिंब होता है ना? पहले और तीसरे का। उसी तरह यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है बेटा? इतनी चीज़ समझ में आई? तो अब आप फाइनली परिपथ के अवयवों के बारे में जानने के लिए तैयार हो गए हो। ठीक है? कुछ भी नहीं है, आराम से समझो, धीरे से समझो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है? ये कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव x, यहाँ क्या है? नेगेटिव x, यहाँ क्या है? पॉजिटिव y, यहाँ क्या नेगेटिव y, है ना? अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्लोप, है ना? स्लोप। अगर आपने 10वीं के बाद 11वीं नहीं भी पढ़ी होगी ना, तो भी आप समझ जाओगे। देखो ये x क्या है? पॉजिटिव है, ये y क्या है? पॉजिटिव है। और जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा, है ना? सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। इन तमाम चीज़ों से आप क्या जाने हैं? इनसे हम ये जाने हैं कि सर परिपथ में कोऑर्डिनेट कैसे देखा जाता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे परिपथ के अवयवों के प्रकार। परिपथ के अवयवों के प्रकार। चलिए बेटा अगला पॉइंट। परिपथ के अवयवों के अवयवों के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक विभाजन नहीं है, लेकिन अपन जानने की दृष्टि से कहते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 4 अगर एक तरफ हुए तो दूसरा 4 यानी कि टोटल 8 प्रकार के। यह कुल 8 प्रकार के संयोजन होते हैं। 8 प्रकार के संयोजन यानी कि कनेक्शंस, संयोजन होते हैं। अभी मैं बता दूंगा कौन-कौन से होते हैं, डोंट वरी, आराम से। यह कुल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये वैज्ञानिक नहीं है। यह वैज्ञानिक विभाजन नहीं है, है ना? समझने की दृष्टि से है। वैज्ञानिक विभाजन विभाजन नहीं है। बेटा यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पर समझने की दृष्टि से हम ऐसा समझते हैं। तो बेटा इसमें पहला जो आता है
एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, है ना? वो सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ फटाफट से। बेटा पहले पहले कौन होंगे? पहले कौन होंगे? सक्रिय अवयव। पहले क्या होंगे? सक्रिय अवयव। अच्छा, सक्रिय अवयव। बेटा और दूसरे क्या होते हैं? दूसरा, अब एक सक्रिय आ गया तो दूसरा क्या आएगा बेटा? निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव, ठीक है? पहला सक्रिय, दूसरा बेटा क्या आ गया? निष्क्रिय अवयव। फिर क्या आएगा बेटा? रेखीय अवयव। दूसरा क्या है? रेखीय अवयव। अभी मैं समझाऊंगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। रेखीय अवयव, ठीक है? रेखीय अवयव। और तीसरे के बाद चौथा क्या हो जाएगा? अरेखीय अवयव। क्या आएगा बेटा? अरेखीय, अरेखीय अवयव, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद महत्वपूर्ण पांचवा आता है, वो क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास एक पक्षीय, है ना? एक पक्षीय, जिसको अपन कहते हैं ना यूनिलेटरल, वो एक पक्षीय। एक पक्षीय यानी कि जो एक पक्ष में हो, यूनिलेटरल हो ना, एक पक्षीय अवयव, ठीक है? अच्छा, फिर छठा क्या आ जाएगा मेरे पास? द्विपक्षीय अवयव। छठा क्या आ जाएगा बेटा? द्विपक्षीय। इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अभी आपको सारी चीजें समझा के भेजेंगे। द्विपक्षीय अवयव, आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? और अगला क्या आता है बेटा? मेरे पास आता है लंप पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। अगला क्या आता है बेटा? सातवां लंप पैरामीटर। अभी समझाते हैं बेटा लंप्ड पैरामीटर। और एक मेरे पास क्या आता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर, यानी कि वितरित पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर, है ना? बेटा अभी आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार आराम से इसको देख लो, ठीक है? फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसको कैसे समझते हैं, और एग्जाम में हल करने का तरीका भी बताऊंगा। डोंट वरी, आप ऑफलाइन की तरह फील कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है? आराम से, ठीक है? चलो पढ़ लिया। पहला है बेटा सक्रिय अवयव। अच्छा, पहला पढ़ते हैं बेटा सक्रिय अवयव। फर्स्ट, सक्रिय अवयव। सक्रिय अवयव, अच्छा बेटा कहीं तो आपने सुना होगा ना इसका नाम सक्रिय अवयव, है ना? सक्रिय अवयव क्या होता है बेटा? ऐसे अवयव जो कि स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, है ना? जैसे मैंने बोला था छोटा ही बनो पर सक्रिय बनो, तो ट्रांजिस्टर हुआ ये, है ना? तो लिखो ऐसे अवयव। ऐसे अवयव, फिर लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट पहचानने का तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जो स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से ऊर्जा, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा सर, और क्या परिभाषा होती है? अभी बताते हैं बेटा। उसके अलावा क्या है? यह क्या कर सकते हैं? इनमें प्रवर्धन का गुण भी होता है, यानी कि ये संकेतों को बढ़ा भी सकते हैं, है ना? तो लिखो बेटा, यह सक्रिय अवयव, यह अवयव यह अवयव संकेतों, संकेतों को प्रवर्धित भी कर सकते हैं। अब प्रवर्धित का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ा देना। प्रवर्धित भी कर सकते हैं, कोई डाउट? यानी कि ये एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, अब इसको समझेंगे कैसे? तो बेटा इसको समझेंगे इसके उदाहरण से। तो बेटा इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि वोल्टता स्रोत, जैसे कि धारा स्रोत, जैसे कि वोल्टता स्रोत, जैसे कि धारा स्रोत। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे बेटा? जैसे वोल्टता स्रोत। भाई वोल्टा स्रोत क्या है? एक्टिव डिवाइस ही है, क्योंकि वोल्टा दे रहा है, वोल्टा स्रोत। और क्या हो जाएगा बेटा? जैसे धारा स्रोत, धारा स्रोत। अब बहुत सारे होते हैं, ईटीसी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ईटीसी। ईटीसी का मतलब ये होता है बेटा इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है? चलिए, अब आरेख में इसको पहचानोगे क्या? आरेख में आप इसको कैसे पहचानोगे? तो बेटा हमेशा, जब भी मैंने आरेख बनाया था ना, इसलिए बनाया था। देखो बेटा, ये आरेख जो बनाया था ना, वो इसलिए बनाया था, अभी आप जानोगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है? अब देखना बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसमें हमेशा जो प्रवणता होती है या स्लोप हमेशा क्या होती है? नकारात्मक। तो लिखना बेटा इसकी स्लोप, इसकी स्लोप या प्रवणता बेटा कितना होता है? प्रवणता बेटा हमेशा ऋणात्मक होती है, नकारात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। बेटा अभी मैं पहचानने का तरीका बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। तो स्लोप कैसी होती है इसकी? नेगेटिव होती है बेटा। और क्या होता है? ये दूसरे और चौथे में होते हैं। देखो बेटा, अगर स्लोप इसकी नेगेटिव होगी, इसका मतलब स्लोप कहाँ नेगेटिव बेटा? सेकंड और फोर्थ में, यानी कि ये कहाँ होंगे? दूसरे और चौथे चतुर्थांश में। यानी अर्थात, अर्थात इसका आरेख, यानी कि इसको देख के कैसे पहचानोगे? इसका आरेख बेटा कहाँ होगा? इसका आरेख हमेशा कहाँ होगा? दूसरे तथा चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थांश में होगा। बेटा अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। ध्यान है? ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो बेटा आपको सक्रिय के अंदर देखते ही पहचान सकते हो कि अगर दूसरे और चौथे में किसी में भी है ना, तो वो क्या है? सक्रिय, ठीक है? और स्लोप क्या है? नेगेटिव। याद हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है निष्क्रिय। अभी सारे के सारे कंक्लूड कर देंगे बेटा, डोंट वरी। दूसरा है निष्क्रिय, निष्क्रिय अवयव। अभी देखना बेटा, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। निष्क्रिय अवयव, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, वो तो क्या कर रहे थे? ऊर्जा दे रहे थे, और ये ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो ऐसे अवयव, ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जो ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं, जो ऊर्जा का उपभोग करते हैं, यानी कि पैदा नहीं करते, उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं। बेटा उपभोग करने को क्या बोलते हैं? कंज्यूम करना, ठीक है? कंज्यूम करना। अच्छा, तो अब मुझे बताओ सक्रिय की स्लोप क्या थी? तो आप बोलोगे ऋणात्मक। तो बेटा इसकी स्लोप क्या होगी? धनात्मक। तो इसकी स्लोप, यानी कि इसकी प्रवणता, बेटा मैंने इसलिए पहले पढ़ाया था, है ना? इसकी प्रवणता बेटा क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अच्छा, तो आपको ये भी पता चल गया। तो बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में होंगे? जल्दी से बताओ। तो आप अच्छे से बता सकते हो कि बेटा ये स्लोप धनात्मक कहाँ होती है? तो आप तुरंत बताओगे पहले और तीसरे में, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं? तो इसकी कहाँ होंगे बेटा? पहले और तीसरे में। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है बेटा। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि आपका प्रतिरोध, इसका उदाहरण क्या है?
बेटा ये बहुत आसान होता है। उदाहरण क्या है बेटा, जैसे कि प्रतिरोध, है ना, जैसे कि संधारित्र, संधारित्र भी होता है, हाँ सर संधारित्र, है ना, जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर ये ट्रांसफार्मर भी होता है, बिल्कुल बेटा ट्रांसफार्मर भले ही बड़ा है लेकिन ये ऊर्जा को उत्पादित नहीं कर सकता, एम्पलीफाई नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, निष्क्रिय है। बेटा एक और चीज है इसके अंदर, निष्क्रिय वे होते हैं, निष्क्रिय अवयव वे होते हैं, निष्क्रिय अवयव, अवयव कभी भी ऊर्जा को बढ़ा या घटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। क्या बोला मैंने, ये ऊर्जा को बढ़ा या घटा नहीं सकते। आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या करता है, इधर की पावर ली और इधर दे दी, ये वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, ऊर्जा को कभी नहीं घटा सकता, इसलिए बोलते हैं ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल बेटा समझ में आ गया। अब देखो बेटा तीसरा है रेखीय, तीसरा और इंपॉर्टेंट है बेटा रेखीय अवयव। अभी देखना बेटा ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, रेखीय अवयव क्या होता है, रेखीय अवयव, रेखीय अवयव। ठीक है चलो बेटा अब इसको भी अपन एक सेकंड में समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे अवयव जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो रेखीय और अरेखीय बेटा ये याद रखना है, ओम का नियम है ना। आ जाओ, ऐसे अवयव यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे क्या, नहीं, तो ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जो क्या करते हैं बेटा, ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, बेटा क्या कहलाते हैं, हमेशा रेखीय अवयव कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका आरेख खींचने पर इसकी प्रवणता सदैव नियत रहती है और मूल बिंदु से गुजरती है। देखो बेटा समझो इसको, मुझे बताओ यहां से एक सीधी लाइन है, मुझे बताओ ये मूल बिंदु से निकली है कि नहीं, मूल बिंदु से निकली है, बिल्कुल निकली है, ये भी निकली है ना, और इसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि जो रेखे होंगे ना बेटा वो मूल बिंदु से निकलेंगे। ठीक है, ये देखो मूल बिंदु से। अब देखो क्या लिखोगे, पहला तो लिखना बेटा इसकी, इसकी प्रवणता, बेटा धनात्मक ऋणात्मक नहीं, इसकी प्रवणता क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है, नियत होती है बेटा, फिक्स होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से इसको मतलब नहीं है। और क्या लिखोगे बेटा, इसमें लिखना कि यह सदैव बेटा मूल बिंदु से गुजरती है और इसकी 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 ग्राफ सदैव मूल बिंदु से सीधी निकलती है, सदैव मूल बिंदु से सीधी निकलती है, मूल बिंदु से सीधी निकलती है, मूल बिंदु से निकलती है, निकलती है। जैसे देखो बेटा ये इस तरह से, ये आई मूल बिंदु से, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, ये मूल बिंदु से है कि नहीं बस। ठीक है, अब देखो ये भी हो सकता है बेटा, ये भी मूल बिंदु से जा रही है, और स्लोप देख लो बेटा हमेशा नियत है। अगर आपका कहीं पे भी ऐसा ग्राफ हो जाएगा ना, मान लो ये निकल तो रही है लेकिन आपको ऐसे दे दिया, तो बेटा इसकी स्लोप नियत है क्या, नहीं, तो बेटा ये क्या है, ये हमेशा रेखीय नहीं है, ये अरेखीय होगा। ठीक है, यानी कि इसकी स्लोप नियत होती है ना, इसकी स्लोप हमेशा फिक्स होती है, ये देखो हर बिंदु पे फिक्स है, हर बिंदु पे देखो, हर बिंदु पे फिक्स है। ठीक है, समझ गए, समझ गए बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके अलावा बेटा क्या है, यह अध्यारोपण, यह अध्यारोपण या सुपरपोजिशन नियम पर लागू होती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सुपरपोजिशन किससे होता है थ्योरम, तो क्या लिखते हो, यही लिखते हो ना बेटा, हाँ, तो यह अध्यारोपण, यह अध्यारोपण जिसे क्या बोला जाता है बेटा, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन पोजिशन प्रिंसिपल पर, या यह अध्यारोपण सुपरपोजिशन नियम, नियम पर कार्य करती है, पर कार्य करती है, या ऐसा कर सकते हैं नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है, पालन करती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टिपिकल है लेकिन आपको सारी चीजें आराम से बताई जा रही है। अगला है बेटा, जैसे रेखीय की प्रवणता क्या होती है, नियत, तो अरेखीय क्या हो जाएगी, बिल्कुल नियत नहीं होती है, तो लिखो बेटा अरेखीय। चौथा अरेखीय, अरेखीय अवयव। अभी पढ़ते हैं बेटा अरेखीय अवयव। ठीक है, चलिए अरेखीय अवयव के बारे में पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ेंगे और बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो यह ओम के नियम का पालन करेगी क्या, तो यह ओम के नियम का, और ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक्स के अवयव ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, यानी आप क्या कह सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव अरेखीय होते हैं, यानी सारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव, इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव अवयव यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव क्या होते हैं बेटा, अरेखीय होते हैं, अरेखीय होते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत ही अच्छा। अच्छा, उसके अलावा बेटा क्या लिखोगे, यह मूल बिंदु से होता है लेकिन स्लोप नियत नहीं होता, लिखना बेटा इसका स्लोप यानी कि प्रवणता, स्लोप नियत यानी कि फिक्स, बेटा गौर करना नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे, अभी बताता हूं कैसे। देखो बेटा मान लिया यहां से, ये भले मूल बिंदु से है लेकिन मान लो यहां से मैंने ऐसे कर दिया, तो बेटा क्या इसका स्लोप नियत है, नहीं। अब बेटा ये ऐसे भी हो सकती है, अब यहां पर जाके कोई ऐसे कर दे, बेटा यहां पर स्लोप नियत है, नहीं, तो प्रत्येक बिंदु पे इसका स्लोप नियत नहीं है ना, यहां स्लोप अलग है ना, तो ध्यान रखना बेटा। समझ गए, समझ गए, तो ये है बेटा रेखीय और अरेखीय में फर्क। अगला है बेटा एक पक्षीय अवयव कौन से होते हैं, अगला क्या है बेटा, एक पक्षीय अवयव, ये लो बेटा अगला, यानी कि जिसको आप कहते हो यूनिडायरेक्शनल, पांचवा एक पक्षीय अवयव।
बेटा इसको आप क्या बोलते हो? यूनिडायरेक्शनल। क्या कहते हो? यूनिडायरेक्शनल। हाँ, तो ऐसे अवयव जिसमें धारा का प्रचालन एक ही दिशा पर निर्भर करता है और ग्राफ के विपरीत दिशाओं में दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? इधर आओ। मुझे बताओ, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? 1 से 2 दर्पण है, 3 से 4 दर्पण है। बेटा रेखीय में यही विशेषता होती है कि दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते। देखो बेटा, ओहो! क्या है? हाँ, एक पक्षीय में बेटा दर्पण प्रतिबिंब कभी नहीं बनाते। तो यह ग्राफ में कभी भी कभी भी बेटा क्या नहीं बनाते? दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते। दर्पण समझ गए? ये देखो बेटा, यानी कि इस तरह का अगर हो तो ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये दर्पण है। बेटा यहाँ देखो, इस तरह का हो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते और ये तो बना रहे हैं ना, है ना? तो दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते, नहीं बनाते है। क्लियर हो गया बेटा? बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, ठीक है? और इसका प्रचालन धारा की दिशा पर निर्भर करता है और एक दिशीय है, जैसे कि मैं बताता हूँ एससीआर होता है ना अपना एससीआर, उसमें यहाँ से धारा डालते हो तो बेटा एक दिशा में ही धारा जाती है ना। अब यहाँ से धारा जाओगे वहां से एक्टिव हो जाता है या पैसिव हो जाता है ना। तो इसलिए इसका प्रचालन बेटा क्या होता है? धारा की दिशा पर निर्भर करता है। धारा की दिशा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है? अब बताओ इसका उदाहरण क्या होगा? सोच के बताओ इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण आप खुद ही जानते हो, जैसे कि डायोड। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि डायोड, है ना? डायोड फॉरवर्ड बायस में चलेगा ऑन स्विच की तरह और उसमें नहीं चलेगा, है ना? तो बेटा इस तरह से आप खुद ही बता सकते हो चीजें क्या है, ठीक है? अगला है बेटा एक पक्षीय के बाद द्विपक्षीय अवयव। द्विपक्षीय अवयव बेटा ये सारी चीजें बहुत आसान से या समझ में आती है अगर आप क्रमिक रूप से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, है ना बेटा? अब मुझे बताओ, एक पक्षीय में धारा पर निर्भर कर रहा था तो बेटा इसमें धारा पर निर्भर करेगा क्या? नहीं। तो बेटा इसका प्रचालन धारा पर निर्भर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? अभी बताऊंगा बेटा कैसे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? और ये क्या करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। यह अवयव क्योंकि द्विपक्षीय है ना बेटा, यह अवयव बेटा क्या है? यह अवयव विपरीत चतुर्थांश में दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। यह अवयव दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा कैसे, मैं भी बताता हूँ, बनाते हैं। अब मुझे पहले तो इसका द्विपक्षीय का उदाहरण बताओ कौन सा होगा? जल्दी से सोच के बताओ। तो चलो मैं ही बता देता हूँ बेटा, क्या होगा आपका उदाहरण? प्रतिरोध। अब मैं बताता हूँ कैसे। प्रतिरोध, मुझे बताओ आपका एक प्रतिरोध लगा है, आपका मान लो एक प्रतिरोध लगा है, ऐसे ये लगा है बेटा। ये प्रतिरोध में चाहे मैं धारा यहाँ से बहाऊंगा तो ये मना करेगा क्या? नहीं। यहाँ से धारा बहाऊंगा, मना करेगा क्या? नहीं। यहाँ से ड्रॉप दे देगा आईआर, यहाँ से भी दे देगा आईआर, तो इसने मना किया क्या? नहीं। तो प्रतिरोध में धारा प्रवाह पर निर्भर कर रहा है क्या? देखो नहीं, है ना? चाहे इधर से डालो धारा, चाहे इधर से डालो, ये क्या है? द्विपक्षीय है, ठीक है बेटा? अगला इंपॉर्टेंट है बेटा मेरा लंप पैरामीटर। ये आपने नाम सुना होगा, है ना? लंप पैरामीटर अभी मैं समझा। नहीं, यहाँ से ड्रॉप दे देगा आईआर, यहाँ से भी दे देगा आईआर, तो इसने मना किया क्या? नहीं। तो प्रतिरोध में धारा प्रवाह पर निर्भर कर रहा है क्या? देखो नहीं, है ना? चाहे इधर से डालो धारा, चाहे इधर से डालो, ये क्या है? द्विपक्षीय है, ठीक है बेटा? अगला इंपॉर्टेंट है बेटा मेरा लंप पैरामीटर। ये आपने नाम सुना होगा, है ना? लंप पैरामीटर अभी मैं समझा देता हूँ बेटा। लम्प्ड ये ल म प ड है ना, लम्प्ड पैरामीटर। बेटा अभी मैं आपको समझा दूंगा, आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले सर ये लंप पैरामीटर होता क्या है? हम देखते हैं कि परिपथ किससे बनता है? आर एल सी से। तो बेटा आर एल और सी को एक जगह पर बांध के रख देना क्या कहलाता है? लंप पैरामीटर, है ना? समझने के लिए तो बेटा क्या लिखोगे? इसमें सभी अवयवों को इकट्ठा यानी कि सभी अवयवों को एकत्र कर एक जगह निरूपित किया जाता है। अभी समझाता हूँ बेटा कैसे निरूपित किया जाता है ना? अब देखो बेटा, अपन देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि जब वायरिंग वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर बल्ब लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा रूम होता है लेकिन अपन सब चीजों को एक पेपर पे दिखा देते हैं ना, तो बेटा वही चीज होती है यहाँ पर भी। ये भी लंप पैरामीटर में क्या होता है? बड़ी ट्रांसमिशन जो होती है ना, छोटी सी ट्रांसमिशन होती है, मध्यम और मीडियम, उसके सारे पैरामीटर्स को क्या इस तरह से दिखा देते हैं एक ही जगह, है ना? तो उसे कहते हैं, ठीक है, एकत्र करके एक जगह पर। बेटा आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अपनी कॉपी में जरूर लिखना बेटा। ये पैरामीटर किसकी गणना करता है? तो यह लघु और मध्यम पारेषण की गणना करने के लिए प्रयोग में आता है। तो बेटा लिखना यह पैरामीटर लघु क्या होती है बेटा? छोटी। लघु यानी कि शॉर्ट, तथा मध्यम यानी कि मीडियम पारेषण लाइन में गणना के लिए प्रयोग होता है। बेटा बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है, गणना के लिए प्रयोग में लेते हैं,
लेते हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये आता है इसलिए आपको आसान लग रहा है बेटा। आपको पूछेगा मीडियम और शॉर्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर लेते हो, तो लंब पैरामीटर यूज में लेते हो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इसको क्या बड़े में नहीं ले सकते, यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन में नहीं ले सकते? नहीं बेटा, उसी के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर बनाया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे होते हैं। देखो मैं बताता हूँ बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में देखो इस तरह से होता है बेटा, यहाँ पर आपकी धरती है, यहाँ पे आपकी धरती है, और यहाँ पर क्या है बेटा, इसमें इंडक्टर कैपेसिटेंस का गुण बन जाता है, ये देखो। तो बेटा इसको हर जगह इकट्ठा नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने क्या बना दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके एनालिसिस किया जाता है ना, यानी कि बांट करके, यानी कि अलग अलग करके। तो इस पूरे को अलग अलग करके जो एनालिसिस होता है ना बेटा, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। तो अगला हम यही पढ़ेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन के एनालिसिस के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। तो लिखो बेटा अगला, डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है इसका, वितरित पैरामीटर। क्या नाम है बेटा, वितरित, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वितरित पैरामीटर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बेटा आपसे यही पूछा जाता है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि इतने बड़े सिस्टम को बनाओगे क्या, तो अपन क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, छोटा छोटा करते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं वितरण। तो बेटा यह जो होता है ना, लंबी दूरी की परिपथ में गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह पैरामीटर, यह पैरामीटर लंबी दूरी में गणना के लिए प्रयोग में आता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए, बहुत अच्छे। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट है, अगर सर मुझे ग्राफ दे दे तो मैं कैसे पहचानूंगा, है ना? तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, आ जाओ बेटा। कैसे? तो अवयव की प्रकृति देखना बेटा, कैसे बताओगे। मान लो मेरे को एक उदाहरण दे दिया, मान लो मेरे को एक एग्जाम्पल दे दिया, है ना, मुझे ये बताओ, ये मेरे को एक एग्जाम्पल दे दिया, है ना, ये, और मुझे पूछेगा कि इसकी प्रकृति बताओ, इसकी प्रकृति बताओ। अच्छा, प्रकृति बतानी है, अभी बताते हैं बेटा। सबसे पहले आप क्या बताओगे, मुझे बताओ ये सक्रिय है कि निष्क्रिय है, मुझे बताओ ये सक्रिय है या निष्क्रिय है, अभी बताता हूँ बेटा। भाई अपने जितने भी प्रकृति है वो सब लगा दो बेटा। अब देखो सक्रिय के लिए क्या पढ़ा था, इधर आओ बेटा, सक्रिय के लिए आपने क्या पढ़ा सबसे पहले, ये देखो, इसलिए भूलो मत बेटा। देखो सक्रिय क्या होता है, ये सब ठीक है, और सक्रिय क्या करता है, जिसकी स्लोप क्या होती है बेटा, मेरी नेगेटिव होती है ना, और स्लोप नेगेटिव क्या होती है, दूसरे और चौथे में। दिख रहा है आपको, दूसरा चौथा। तो देखो बेटा, देखो बेटा, आपको पता है पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये। बेटा चौथे में है या नहीं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बेटा चौथे में है या नहीं ये ग्राफ, मैंने बोला था कोई भी एक ग्राफ है तो ये नेगेटिव स्लोप देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ फिर से पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या होता है बेटा, नेगेटिव। क्या नेगेटिव स्लोप है, तो बेटा ये सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। बेटा समझ में आया, समझ में आया। अच्छा अब देखो बेटा अगला, क्या ये अरेखीय है, क्या ये अरेखीय है या फिर रेखीय है, तो बेटा ये भी अभी मैं समझा देता हूँ आपको। क्या ये अरेखीय है या फिर रेखीय है, बेटा देखो वापस डेफिनेशन में जाओ। अरेखीय क्या होता है, ये रहा बेटा अरेखीय। रेखीय क्या होता है, पहले देखो, यह सदैव मूल बिंदु से निकलेगा, यह सदैव मूल बिंदु से निकलेगा, ठीक है, देखो है ना, यह सदैव मूल बिंदु से निकलेगा। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये मूल बिंदु से जा रहा है क्या, मूल बिंदु तो बेटा ये रहा, मूल बिंदु तो ये रहा बेटा, ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, तो बेटा ये रेखीय है, नहीं है। तो देखो कितना आसानी से आपने बता दिया, ये रेखीय नहीं है, ये क्या है, अरेखीय है। ठीक है बेटा, अब लास्ट में, क्या ये एक पक्षीय है या दो पक्षीय, एक मिनट रुको, क्या ये एक पक्षीय है यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, या फिर बेटा ये बाई डायरेक्शनल है। बेटा इतनी आसान चीजें आपने आसानी से समझ ली बेटा, इससे ज्यादा आप क्या समझोगे। ये देखो बेटा अपक्षीय है कि नहीं, देखो बेटा एक पक्षीय में क्या होता है बेटा, यह दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाता है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, 1 से 2 और 2 से 3, है ना, 1 से 2 और 3 से 4। अब देखो बेटा ये, ओहो ये पन्ना खाली रह गया। तो बेटा क्या ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, क्या ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, सोच के बताओ, क्या ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है क्या, ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है क्या, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना रहा है बेटा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है, वो होता है, ये देखो वापस, हाँ ये देखो बेटा, यह एक पक्षी कहाँ गया, यह दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो बेटा जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाता है वो क्या होता है, एक पक्षीय होता है, यानी कि धारा पर निर्भर करता है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, तो मेरा बेटा ये क्या है, ये मेरा एक पक्षीय है, दो पक्षीय नहीं है। तो बेटा कितनी आसानी से आपने पूरे के पूरे चीज को समझ लिया, है ना, बहुत ही अच्छा। लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।